गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। सो आज का हमारा लेक्चर है स्मार्ट मटेरियल के बारे में, राइट। सो ये है लेक्चर नंबर 5। टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सब्जेक्ट है बेसिक एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। और यहाँ हम अभी तक क्या कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हम मेटल, सिरामिक, पॉलीमर और कंपोजिट ये सब कर चुके हैं। जो एडवांस मटेरियल है उसमें भी हमने क्या किया अभी तक, एडवांस मटेरियल क्योंकि हमने इसको कैटेगराइज किया था आगे 4 बेसिक अलग ग्रुप्स में। उसमें पहला ग्रुप था आपका सेमीकंडक्टर ग्रुप, दूसरा ग्रुप था आपका बायो मटेरियल, ओके। और तीसरा ग्रुप है हमारा स्मार्ट मटेरियल और लास्ट ग्रुप है नैनो मटेरियल, ओके। सो ये दोनों टॉपिक हम एडवांस मटेरियल में भी डिस्कस कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर और बायो मटेरियल, है ना। अगर नहीं देखा आपने तो लेक्चर नंबर 4 का ये टॉपिक है। इससे पहले जो 3 लेक्चर हैं तो उसमें मेटल, सिरामिक, पॉलीमर, कंपोजिट और इवन मेटल, सिरामिक, पॉलीमर, कंपोजिट मतलब चारों ये डिस्कस हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है सो वो है आपका स्मार्ट मटेरियल और नैनो मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल और नैनो मटेरियल को हम मटेरियल ऑफ फ्यूचर भी बोलते हैं, मटेरियल ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है आजकल तो ज़्यादातर डिपेंड कर रही है हमारे स्मार्ट मटेरियल और नैनो मटेरियल के ऊपर, राइट। जो सेमीकंडक्टर ग्रुप है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी पुराना हो गया है। बायो मटेरियल्स क्या है, क्योंकि ये मेडिकल में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है तो एक ही यूनिक टाइप के मटेरियल हो गए बायो मटेरियल्स तो, ओके। जो कि इम्प्लांटेशन के लिए यूज़ होते हैं। अगर किसी भी बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट्स आपका फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। बट जो स्मार्ट मटेरियल और नैनो मटेरियल्स हैं मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से मल्टीटास्किंग या मल्टीपर्पज़ मटेरियल्स हैं जो कोई भी फंक्शन फुलफिल कर सकते हैं, ओके। सो आज हम देखेंगे कि ये स्मार्ट मटेरियल और नैनो मटेरियल्स क्या हैं, इनका थोड़ा बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्मार्ट मटेरियल से। सो स्मार्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग स्मार्ट हो, है ना, वैसे ही मटेरियल भी स्मार्ट होते हैं। अब किस मटेरियल को आप स्मार्ट मटेरियल बोलोगे, सो वो मटेरियल्स क्या करते हैं एक्चुअली में, वो सेंस कर लेते हैं चेंजेस को, जो भी उनके आसपास एनवायरनमेंट है। जैसे अगर मेरे हाथ में जो पेन है, अगर ये मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये एक स्मार्ट मटेरियल है, ओके। सो इसके आसपास जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को ये सेंस करना चाहिए। सेंस कैसे करेगा बेसिकली, सो उसमें सेंस तभी कर पाएगा जब सेंसर लगे होंगे, ओके। अब सेंसर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। सो वो सेंस कर लेगा एक तो एनवायरनमेंट को और फिर उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड भी करेगा, ओके। सो यहाँ पे 2 बेसिक चीज़ें हैं, एक तो सेंस करना है देन रेस्पॉन्स करना है, राइट। सो सर ये सेंस करना और रेस्पॉन्स करना मतलब ये तो ऐसे हो गया जैसे लोग मतलब इंसानों का जो बेसिक नेचर है कि भाई सेंस करना और रेस्पॉन्स करना। सो उस तरह का कुछ हो रहा है ये तो। सो एक्चुअल में ये वही है। एक्चुअल में जो स्मार्ट मटेरियल्स हैं उनका जो ये ट्रेट्स या गुण है वो जस्ट लाइक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वैसा कुछ होता है, गॉट इट। सो अब देखते हैं कि ये सेंस करना या सेंसर और ये जो रेस्पॉन्स करना है ये फंक्शन होता कैसे है। सर उससे पहले हम देखते हैं कि स्मार्ट मटेरियल काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क। सो वर्क करने के लिए सिंपली उसमें 2 बेसिक चीज़ें होती हैं। पहली जो है वो उसको बोलते हैं हम सेंसर। सेंसर क्या करता है, सेंसर करता है डिटेक्ट इनपुट सिग्नल को। सो इसका मतलब ये है कि कोई इनपुट सिग्नल दिया जाएगा और सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा, क्लियर है। उसके बाद वहाँ पे एक होता है एक्चुएटर, जो दूसरा बेसिक कंपोनेंट है किसी भी स्मार्ट मटेरियल में। और वो एक्चुएटर क्या करेगा, वो जो सेंसर ने सेंस किया है जो भी इनपुट सिग्नल है आपका जिस भी टाइप का है, सो एक्चुएटर उसको रेस्पॉन्स करेगा एक मतलब एप्रोप्रिएट वे में, ओके। ये नहीं कि कुछ भी रेस्पॉन्स कर रहा है, एक बहुत ही प्री डिटरमाइंड और यू कैन से एप्रोप्रिएट वे में उसको रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मेटल डिटेक्टर होता है ना। जैसे आप जाते हो कहीं भी मॉल वगैरह में या इवन रेलवे स्टेशन पे, है ना, एयरपोर्ट्स पे। सो उसमें क्या होता है कि वो सिक्योरिटी चेकअप पे आपने देखा होगा कि दे मीन्स चेक योर बॉडी एंड योर बैग्स बाय हैविंग एनी ए काइंड ऑफ इक्विपमेंट, ओके। सो उसमें बेसिकली होता क्या है, सेंसर होता है, ओके। सो वो जिस तरह के मटेरियल्स को वो सोचते हैं कि दैट इज़ ए हार्मफुल मटेरियल और
दैट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम। ओके, सो वो जो उनका सेंसर है वो उसी मटेरियल को डिटेक्ट कर लेगा, बाकी जितने भी मटेरियल हैं सो उसके उनमें वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, मीन्स इट विल शो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जहाँ उसको मिलेगा कि भाई हाँ ये मटेरियल है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, सो इट विल गिव सम अलर्ट सिग्नल। ओके, सो वो एक एग्जांपल है आपका कि सेंसर और एक्चुएटर किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है एक्चुएटर। सो बेसिकली एक्चुएटर क्या करेगा कि जब उसके आसपास कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, या कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज हुआ या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, ओके, इनमें से कोई भी अगर चेंज हो रहा है सो वो इस चेंज के साथ या तो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, राइट, या तो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, या अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, या अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेगा, या फिर कोई भी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेगा। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल हार्डनेस हो सकती है, इलास्टिक स्ट्रेंथ हो सकती है ना। सो ये फॉर एग्जांपल मतलब इससे अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, टफनेस हो सकती है। ओके, सो इस तरह की कोई भी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिग्नल। मतलब चेंज कितना होना है, तो जैसा आपका सिग्नल होगा, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ, कहीं पे आपका वो एक्चुएटर रखा हुआ है, वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ, और वो एक्चुएटर है जो कि शेप चेंज करता है। ओके, सो सपोज कि वो एक ऐसे रोड था, ठीक है, सिंपल सर्कुलर रोड था, तो जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ सो वो रोड जो है आपकी वो थोड़ा सा कर्व हो गई इस तरह से। ओके, सो इसका मतलब इसका एक मीनिंग ये भी है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज होगा सो जो शेप में चेंज आएगा, ओके, सो वो जो प्रीवियस केस है उससे ज़्यादा आएगा, राइट। सो इस तरह से क्या है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज या कोई भी चेंज, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो चेंज अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है सो आपका जो उसका एक्चुएटर का जो मीन्स चेंज है वो भी उसी एक्सटेंट से वो भी चेंज हो रहा है। गॉट इट। सो अब देखते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। सो बेसिकली एक्चुएटर जो है आपके वो 4 टाइप्स के हैं, राइट। सबसे पहला है आपका शेप मेमोरी अलॉय, सेकेंड वन इज पीजोइलेक्ट्रिक शेप मेमोरी अलॉय, पीजोइलेक्ट्रिक सिरामिक्स। जो थर्ड है वो है आपका मैग्नेटोस्ट्रिटिव मटेरियल, और जो फोर्थ है वो आपका इलेक्ट्रोरेयोलॉजिकल या मैग्नेटोरेयोलॉजिकल फ्लूइड्स। ओके, सो टाइप ऑफ मटेरियल भी आप यही समझ सकते हो कि ये है शेप मेमोरी अलॉय। अलॉय मतलब क्या होता है, ये टाइप ऑफ मेटल होता है, तो ये जो है एक मेटल ग्रुप ही है। ये है आपका पीजोइलेक्ट्रिक सिरामिक, तो सिरामिक लास्ट में लिखा हुआ ही है। ओके, ये है आपका मैग्नेटोस्ट्रिटिव मटेरियल, यानी कि मैग्नेट से कुछ रिलेटेड है। और लास्ट जो है आपका इलेक्ट्रोरेयोलॉजिकल या फिर मैग्नेटोरेयोलॉजिकल फ्लूइड है, सो इट्स ए टाइप ऑफ फ्लूइड। ओके, सो ये 4 बेसिक टाइप के आपके क्या हो सकते हैं, एक्चुएटर्स हो सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि एक्चुएटर्स मतलब जो 4 बेसिक टाइप हैं तो कौन से में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो किस शेप एंड साइज का होता है। सो जो फर्स्ट वन है वो है आपका शेप मेमोरी अलॉय। सो शेप मेमोरी अलॉय बेसिकली क्या करता है कि मान लीजिए आपके पास ये रोड है एक, ठीक है, कोई मटेरियल है, कोई अलॉय है, उसकी रोड है। ओके, ये इस समय यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, अपनी ओरिजिनल शेप में है, ओरिजिनल शेप में है, और एट ए लो टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे लो है, टेम्परेचर इज लो एट दिस पॉइंट। जब वो यहाँ पर है, मान लीजिए ये आपकी पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर 2 और ये है पोजीशन नंबर 3। अब एक काम कैसे कर रही है कि आपने इसको बेंड कर दिया। बेंड कैसे किया, डिफॉर्मेशन, मतलब कोई फोर्स लगाया और डिफॉर्म होके ये बेंड हो गया। टेम्परेचर सेम है, ठीक है, लो टेम्परेचर है, वहाँ पे बेंड हो जाएगा ऑब्वियसली अगर आप इस पर यहाँ पे लोड लगा दोगे। देन यू हीट दिस, ओके, मतलब आपने यहाँ के इसका टेम्परेचर बढ़ाया। ओके, तो जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे सो व्हाट विल हैपन, इट विल रिवर्ट टू द ओरिजिनल शेप, ओके, एट द हायर टेम्परेचर। सो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज करने से इसकी जो शेप है वो चेंज हो जा रही है। ओके, और जब फाइनली आप इसको कूल्ड कर दोगे सो इट विल मीन्स कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जो कि अब देखो यहाँ की और यहाँ की शेप तो सेम है, बट यहाँ क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम है।
ओके, टेम्परेचर 1 और 2 का सेम है, बट आपने क्योंकि इस पर फोर्स लगा के इसको बेंड कर दिया, सो इसकी शेप चेंज हो गई, राइट। सो सर ये है कि बैंड मतलब फोर्स लगा के शेप चेंज करना, तो ये तो सिंपल सी बात है सर, ऐसा तो होता है। बट हीट करने से भी शेप चेंज होना, ओके, सो ये भी ऑब्वियस है, बट इस तरह से चेंज होना कि वो पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए, राइट। सो दिस इज द वे योर शेप मेमोरी अलॉय फंक्शंस, राइट। सो शेप मेमोरी अलॉय जो होते हैं वो बेसिकली मेटल्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और आफ्टर हैविंग बीइंग डिफॉर्म, मतलब उनको डिफॉर्म करने के बाद अगर उनको आपको रिवर्ट बैक करना है टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो आप उनका टेम्परेचर चेंज कर दो, सिंपल ये है, ओके। अगर आप उनका टेम्परेचर चेंज करोगे सो डिफॉर्मेशन को वो रिवर्ट बैक कर लेंगे पूरी तरह से, ओके। सो ये होता है आपका पहला एक्चुएटर ग्रुप जो कि है शेप मेमोरी अलॉय, समझ में आ गया। जो अगला है वो है आपका, मतलब सेकंड और थर्ड थोड़े से सिमिलर हैं। सो सेकंड है आपका पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक, बहुत इंटरेस्टिंग है पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक, ओके, और बहुत ही सिंपल भी है, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। सो पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक क्या है कि एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक्सपेंड हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ओके, इन द रिस्पॉन्स टू ए गिवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक है, सो यहाँ पे जस्ट सपोज के ये एक डिस्क है इस तरह की, ये दिस डिस्क इट इज ए पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक, हालांकि यहाँ फिगर में आपको देख सकते हो इस तरह का, राइट। सो अगर आप इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड कैसे करोगे, सो इस पे यहाँ पे इस तरह से लोड लगा दो, ओके, इस तरह से लोड अप्लाई करोगे अगर, सो ये एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। इसका मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे शेप, ये साइज जो है इंक्रीज कर गया, है ना, थिकनेस कम हो गई और जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया, ओके। एक्सपेंड भी कर सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा कि आपको यूनिफॉर्मली जो है आउटर साइड से ऐसे लोड लगाना पड़ेगा, राइट। सो आप इन दोनों में से मतलब उसकी अगर शेप चेंज कर रहे हो बेसिकली, तो वो शेप चेंज करने से कारण क्या है कि वो रेस्पॉन्स कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करके, ओके। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप अगर उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे, ओके, सो वो अपना मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने लग जाएगा, या फिर वो जनरेट भी कर सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आप उसकी डायमेंशन को चेंज करो, ओके, समझ में आ रहा है। जैसे मतलब ये मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये जो मेरे हाथ में है ये एक पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक, ओके। सो अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दूँ पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक पे, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगा, या तो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। और दूसरा इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है कि अगर मैं इसकी शेप चेंज करूं, मतलब इस पर लोड लगा दूं, ओके, सो लोड लगाने के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर लोड लगा के इसको डिफॉर्म करूं मैं, सो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। सो दिस इज द वे ए पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक वर्क्स एंड इट इज ए टाइप ऑफ एक्चुएटर्स, ठीक है। जो आपका थर्ड है वो है आपका मैग्नेटोस्ट्रेटिव मटेरियल। सो मैग्नेटोस्ट्रेटिव मटेरियल का जो बिहेवियर है वो काफ़ी मिलता जुलता है पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक से, बट अंतर इतना है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड था तो उसको हमें रिप्लेस करना है विद द मैग्नेटिक फील्ड, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया, ओके। 3 तरह के अभी तक हमने क्लियर कर लिए। एक है शेप मेमोरी अलॉय। शेप मेमोरी अलॉय क्या करता है कि वो टेम्परेचर के साथ अपनी शेप चेंज कर सकता है इजीली। देन पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक और मैग्नेटोस्ट्रेटिव दोनों सिमिलर हैं, ओके। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो भी आप चेंज कर रहे हो, जो भी मतलब जो भी ये की फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और यहाँ पे वही रोल प्ले कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो जो लास्ट है दैट इज योर इलेक्ट्रोरेहलॉजिकल और मैग्नेटोरेहलॉजिकल फ्लूइड्स, ओके। तो ये एक फ्लूइड है, मतलब एक लिक्विड है, ठीक है। सो ये लिक्विड क्या करता है, इट एक्सपीरियंस ए ड्रामेटिक चेंज इन द विस्कोसिटी अपॉन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो यानी कि अगर आप इन पे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे, सो इनकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। विस्कोसिटी के अलावा और भी कुछ चेंजेस ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओके। फिगर में आप देख सकते हो कि अगर ये एक टाइप का इलेक्ट्रोरेहलॉजिकल या मैग्नेटोरेहलॉजिकल फ्लूइड यहाँ पे
कंटेन है ना। सो अगर आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा किसी भी तरह का, ना इलेक्ट्रिकल ना ही मैग्नेटिक, सो उसके जो ये पार्टिकल्स हैं ये रैंडम हैं, देख सकते हैं आप। और जैसे ही आपने किसी भी तरह का फील्ड अप्लाई किया मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, ओके, सो वे सारे पार्टिकल्स जो हैं इस तरह से अलाइंड हो गए, ठीक है। और अलाइंड होने के कारण ही मतलब उसमें ड्रामेटिक चेंजेस आया उनकी विस्कोसिटी में और बाकी प्रॉपर्टीज़ में भी, ओके। सो ये भी एक तरह का क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके अपनी किसी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है। सो वही काम है एक्चुएटर का, कि जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज हो, इलेक्ट्रिकल में कोई चेंज हो इलेक्ट्रिकल फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, सो वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें ताकि वो जो मतलब उन्होंने जो सेंस किया है इनपुट सिग्नल, उसी के हिसाब से एक आउटपुट सिग्नल भी या एक आउटपुट एक्टिविटी भी वहाँ पे आ सके, ओके। सो ये 4 टाइप के हो गए आपके एक्चुएटर। अब जो सेकंड है आपके यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका सेंसर, इसे जो सेंस कर लेते हैं बेसिकली। और इसमें आते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी आते हैं, ओके। और उसमें कुछ पॉलीमर्स भी आपके हैं, मतलब वहाँ सिर्फ पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक थे और यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिसमें पॉलीमर्स भी है। और माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। सो ये भी है आपके। तो ये 3 टाइप के आपके क्या हैं, सेंसर्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली सेंसर को क्या करना है, सेंसर को आपका सेंस करना है टू द इनपुट सिग्नल। सेंसर का काम सिर्फ ये है कि वो इनपुट सिग्नल को सेंस करेगा। जैसे हमारी जो सेंसर सिस्टम है वो क्या है, हमारी आईज, ईयर्स, ओके। सो दी मीन्स नोज, ओके। सो दीज आर द सेंसेस ऑफ ए ह्यूमन, ओके। सो इसी तरह से जो हमारा सेंसर जो मटेरियल एज ए सेंसर आपका फंक्शन कर रहा है, सो उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि वो सेंस कर लेगा टू द इनपुट सिग्नल, जो भी आपका एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है उसको सेंस करके, एंड इट विल ट्रांसफर इट्स मीन्स यू कैन से डेटा और इट्स सिग्नल टू द एक्चुएटर इन ए एप्रोप्रिएट वे, और फिर हमारा एक्चुएटर फंक्शन करेगा, ओके। सो एक स्मार्ट मटेरियल का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। स्मार्ट मटेरियल का एग्जाम्पल हम देखने को मिलता है कि वन ऑफ द टाइप ऑफ स्मार्ट मटेरियल इज यूज्ड इन हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। वैसे तो आजकल मतलब इनका यूज़ बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ये मटेरियल ऑफ फ्यूचर के ग्रुप में ही आता है, बट एक तरह का स्मार्ट मटेरियल है जो कि हेलीकॉप्टर में यूज़ होता है। और उसका यूज़ किया है कि टू रिड्यूस द एरोडायनेमिक्स कॉकपिट नॉइज दैट क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग रोटर ब्लेड्स, ओके। कभी आपने हेलीकॉप्टर को पास से देखा हो तो उसका जब भी वो रोटर ब्लेड रोटेट होता है, सो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नॉइज, ओके। मीन्स आसपास आप बात नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब वहाँ से अगर आप सपोज 5 से 10 मीटर की दूरी पे भी खड़े हैं, सो इट क्रिएट लॉट्स ऑफ नॉइज, ओके। सो अब आप सोचिए कि जब इतना दूर वो इतना नॉइज़ कर रहा है, सो जो इंसान उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है ना, यहाँ पे जो भी आपका ये इसके अंदर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, सो उसका क्या हाल होगा, ओके। जो ब्लेड इसके सर के ऊपर यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, और जो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या हाल होता होगा। सो उसका जो ये है कि इसको जो कंट्रोल करने का तरीका है, तो वो एक स्मार्ट मटेरियल की हेल्प से हम करते हैं। वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। कि एक तरह का पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इनटू द ब्लेड मॉनिटर, ठीक है। सो बेसिकली ब्लेड जैसे रोटेट हो रहा है तो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है ना, कुछ तरह के डिफॉर्मेशन आएंगे, ओके। जो आपका टॉप पे ब्लेड लगा हुआ है जो रोटेट होगा, सो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और कुछ तरह के डिफॉर्मेशन आएंगे। सो जो हमारे यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा हुआ है ब्लेड के साथ, ओके, सो वो क्या करेगा, इस फीडबैक सिग्नल को ले लेगा वो वहाँ से, ओके, फ्रॉम दीज सेंसर, और वो उसको फैड कर देगा इनटू ए कंप्यूटर कंट्रोल एडेप्टिव डिवाइस में, ओके। और वहाँ से जो हमारा कंप्यूटर कंट्रोल एडेप्टिव डिवाइस है दैट विल जनरेट ए नॉइज कैंसिलिंग एंटी नॉइज, ओके। सो नॉइज को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी नॉइज हमें जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। सो इस तरह से जो है, जो बहुत सारी नॉइज जनरेट हो रही थी व्हेन यू आर यूजिंग ए हेलीकॉप्टर, सो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग ए योर स्मार्ट मटेरियल, ओके। सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको स्मार्ट मटेरियल के बारे में।
देन जो हमारा लास्ट ग्रुप है एडवांस मटेरियल की कैटेगरी में वो है नैनो मटेरियल्स। सो नैनो मटेरियल्स जो हैं कुछ नया नहीं है ये ग्रुप भी। ओके, जैसे मैंने बताया था कि जो आपका बेसिक ग्रुप है वो सिर्फ आपका मेटल है, सिरेमिक है और पॉलीमर है। सो ये तीन जो हैं ये बेसिक ग्रुप हैं। और उसके बाद जो है जो आपका एक कंपोजिट है। सो कंपोजिट के बारे में हमने क्या सुना था कि इन्हीं में से किन्हीं दो को आप लेके कंपोजिट बनाओगे, है ना, मेटल के साथ सिरामिक या सिरामिक के साथ पॉलीमर्स, ओके, या पॉलीमर्स के साथ सिरामिक्स, तो उसको आपस में मिला के आप क्या बनाओगे, कंपोजिट मटेरियल बनाओगे। ओके, सो लास्ट ग्रुप जो है मतलब ये तो इस पर डिपेंड कर गया। फिर जो लास्ट है आपका एडवांस मटेरियल। सो एडवांस मटेरियल में भी ये है कि कुछ मटेरियल जो कि कुछ स्पेशल फंक्शन फुलफिल कर सकते हैं या कुछ उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, और वो एक मेटल में भी हो सकती है, सिरामिक में भी हो सकती है, पॉलीमर और इवन ए कंपोजिट कैन हैव दैट काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से स्पेशल प्रॉपर्टी। सो वही आपका एक स्मार्ट मटेरियल की एडवांस मटेरियल कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, एडवांस मटेरियल को हमने जब फर्दर क्लासीफाई किया वो हमने सेमीकंडक्टर और योर बायो मटेरियल्स, ओके, स्मार्ट मटेरियल्स एंड नैनो मटेरियल्स। सो जो लास्ट है मतलब नैनो मटेरियल्स, सो वो नैनो मटेरियल आपका एक मेटल भी हो सकता है, सिरामिक भी हो सकता है, पॉलीमर्स भी हो सकता है या कंपोजिट भी हो सकता है, राइट। सो फिर भी ये कि भाई किसी भी मटेरियल की कैटेगरी जो है हमने किस बेसिस पे कैटेगराइज की थी कि कोई फिजिकल या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, राइट। बट जो नैनो मटेरियल है ये आपका इकलौता एक ऐसा ग्रुप है जो हमने साइज के बेसिस पे कैटेगराइज की है। कैसे? जैसे बाकी जो मटेरियल्स हैं हमारे ये चार ग्रुप्स, ओके, सो दे आर नॉट डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन्स दे आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिस्ट्री। मेटल्स को किस बेसिस पे हमने डिस्टिंग्विश किया? केमिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है बेसिकली एक मेटलिक एलिमेंट है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सिरेमिक्स को भी केमिस्ट्री के बेसिस पे किया कि जो कंपाउंड होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल का। पॉलीमर्स इज आल्सो कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री दैट इट शुड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड विद ए कार्बन एट द बेसिक एलिमेंट। ओके, सो उस तरह से क्या है कि हर तरह की मटेरियल में बेसिकली केमिस्ट्री इज प्लेइंग द बेसिक रोल फॉर द वेरियस ग्रुप्स। बट ये नैनो मटेरियल्स आपका इकलौता एक ऐसा मटेरियल है जो हमने केमिस्ट्री के बेसिस पे नहीं बल्कि साइज के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। सो कैसे कैटेगराइज किया है इसको देखते हैं। सो साइज जो होना चाहिए नैनो मटेरियल्स का वो ऑर्डर होना चाहिए उसका नैनोमीटर में। सो नैनोमीटर आपको पता ही होगा कि नैनोमीटर आपका होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। ओके, सो इतना 10⁻⁻⁹ का जो स्केल है दैट इज नोन एज द नैनोमीटर। सो अगर किसी मटेरियल का साइज इस स्केल में हम ले रहे हैं कि दैट इज मीन्स इन द 10⁻⁹ मीटर स्केल, ओके, सो उसको ही हम बोलेंगे नैनो मटेरियल्स। सो एज ए रूल लेस देन 100 नैनोमीटर तक हम जो भी मटेरियल लेंगे सो दैट विल बी कम इन दिस कैटेगरी ऑफ नैनो मटेरियल्स। ओके, सो 100 मीटर जो आपका इक्विवेलेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 एटम्स डायमीटर के बराबर होता है। 500 एटम्स डायमीटर मतलब कि जैसे कोई भी आपका एक एलिमेंट है, कोई भी आपका एक मेटल है, सपोज यू हैव योर Fe। ओके, सो Fe के जो एटम्स होते हैं उनका डायमीटर ओके बहुत कम होता है। सो वो डायमीटर के मतलब अगर 500 एटम्स आप ले लोगे उनको ऐसे लाइन से एक दूसरे के पास एडजेसेंट टू ईच अदर आप रख दोगे, सो जो आपका डायमेंशन बनेगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर। ओके, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर। और जब हम इस स्केल पर अपना जो मटेरियल है वो प्रिपेयर करेंगे सो उस मटेरियल को हम बोलेंगे नैनो मटेरियल। ओके, सो दिस इज द ओनली कैटेगरी ऑफ मटेरियल वी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और इसके वो बहुत यूनिक एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हम मटेरियल को अपने साइज के बेसिस पे मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। सो वो कौन कौन से एडवांटेज हैं और कौन कौन सी ऐसी मतलब बड़ी फीचर्स हैं कि जो हमारा ध्यान जो है नैनो मटेरियल की तरफ लेके जाती हैं। सो वो है आपके सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामेटिकली चेंजेस as the particle size approaches the atomic dimensions।
ओके, कि अगर वही मटेरियल, सेम मटेरियल था आपका जो आप मैक्रो स्केल में ले रहे थे, ओके, जैसे कोई भी मेटल पीस था, है ना, जैसे मान लीजिए बॉटल था आपका, सॉरी ये बॉटल है आपका, तो ये मैक्रो स्केल में है ना, इसका डायमीटर ये सब देखोगे आप क्या है, मतलब कुछ सेंटीमीटर के बराबर है सारी चीज़ें, ओके। सो ये बल्क मटेरियल है बेसिकली एक तरह का। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जैसे कॉपर है, सो कॉपर की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जो भी चीज़ें होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सो अगर आप इसको नैनो लेवल पे लेके चले जाओगे, सो इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें एक ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा, मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, और बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ लीजिए जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। जैसे कोई मटेरियल हो सकता है कि जब वो बल्क में था तो वो ब्रिटलनेस शो कर रहा था, ओके, जैसे आपके कुछ सिरामिक्स होते हैं, सो जब आप उसको बल्क में ले लेते हो, जैसे गिलास है ना, टाइल्स है या कप प्लेट है ना, पोर्सिलिन की चीज़ें हैं, सो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल चीज़ें होती हैं, मतलब ज़रा सा आप अगर डिफॉर्म करना चाहोगे तो दे विल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस, ओके। सो अगर आप उस सेम मटेरियल को लेके चले जाओगे नैनो स्केल पर, सो जैसे ही आप उसको नैनो स्केल पे लेके चले जाओगे, सो दिस ब्रिटलनेस विल completely absent from the material and the material will become highly ductile, okay, this material will become highly ductile. So how this happen only by this change in the size you have with your same materials, that can be a metal, that can be a ceramic, that can be a polymer, or even that can be a composite, okay. So the same material is means showing some means completely different properties, okay. So इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। So material that are opaque in the macroscopic domain may become transparent in nano scale, okay. So एक जो है इस तरह के हमारे बहुत सारे मटेरियल्स हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आपको ओपेक नज़र आ रहे हैं, जैसे ये आपका बोतल ही है ना, तो ये ओपेक है इस समय, इसका ट्रांसपेरेंट थोड़ी है ये। सो अगर हम इसको नैनो स्केल पे लेके चले जाएं, सो इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट। सो ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, ओके। उसके बाद ये होता है कि कुछ सॉलिड होते हैं वो लिक्विड बन जाते हैं, अगर आप उनको नैनो स्केल पे बनाना स्टार्ट कर दोगे, दे विल बिकम लिक्विड। देन सम केमिकली स्टेबल मटेरियल बिकम कंबस्टिबल, ओके। सो ये एक चेंज हो सकता है, मतलब स्टेबल मटेरियल जो है अनस्टेबल आपका हो जाएगा बेसिकली। देन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर बन जाएगा, ड्रास्टिक चेंज, मतलब जो इंसुलेटर है दैट विल बिकम ए कंडक्टर ऑन ए नैनो स्केल, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस द मटेरियल कैन हैव व्हेन यू डू इट ऑन ए नैनो स्केल। अब देखते हैं एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशन जो है नैनो मटेरियल्स के बहुत ही ज़्यादा हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एंड अनयूजुअल प्रॉपर्टीज, सो दे फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक, दे फाइंड एप्लीकेशन इन बायोमेडिकल, देन इन स्पोर्ट्स, ओके, दे फाइंड एप्लीकेशन इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन योर नैनो मटेरियल कैन हैव, right, but there are some challenges also with the nanomaterials. So what are those challenges? So challenge ये है कि एक तो यहाँ पे large आपका surface to volume ratio मिल जाता है, क्योंकि आप जब नैनो मटेरियल्स को नैनो स्केल पर बना रहे हो, है ना, सो उसका कुछ भी ऐसे आप जो भी बनाओगे छोटा सा, मतलब छोटे छोटे बनेंगे बेसिकली वो, सो उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होगा, है ना, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वो बहुत हाई होगा, और उसके हाई होने के कारण क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा हाईली केमिकल रिएक्टिव बन जाएगा, ओके। हाईली केमिकल रिएक्टिव इसलिए बन जाएगा क्योंकि उसके पास क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है फॉर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब जिस भी मटेरियल में सरफेस एरिया समझ लीजिए ज़्यादा होगा कंपेयर टू वॉल्यूम, सो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। बट जैसे ही हम उसको नैनो स्केल पे किसी भी मटेरियल को लेके जाते हैं, सो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, सो दैट विल हैव हाई केमिकल रिएक्टिविटी। अब हाई केमिकल रिएक्टिविटी होने से क्या प्रॉब्लम आएगी सर? सो इससे ये होगा, इट मे बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द स्किन, लंग्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट्स,
एट रिलेटिवली हाई रेट्स, क्योंकि बहुत छोटा छोटा साइज़ है। ओके, सो वो क्या हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, लंग्स में जा सकता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में जा सकता है। सो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उससे ये होगा अगर वो सफिशिएंट कंसंट्रेशन में आपकी बॉडी में पहुंच गया, ओके, सो वो बहुत ज़्यादा हाई हेल्थ रिस्क हो जाएगा। और कौन कौन से रिस्क हो जाएंगे? डैमेज टू डीएनए भी हो सकता है, इवन लंग कैंसर की भी वो कर सकता है आपको। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विद द नैनो मटेरियल्स। और बेसिकली क्या है कि अगर आपका जो ह्यूमन है ना, वो अगर उसका हेल्थ रिस्क किसी भी चीज़ के साथ आ रहा है, सो दैट इज मीन्स यू कैन से यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ। ओके, बाकी सब चीज़ें हैं वो तो हम फिर भी देख लेते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों से आपका पोल्यूशन होता है। ओके, सो हम सोचते हैं कि होने दो भाई, अभी मतलब डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, देखेंगे थोड़ा 10 साल के बाद 20 साल के बाद उस चीज़ को सोचेंगे। ओके, सो दैट इज़ द रिजल्ट वी आर हैविंग। ओके, कितना आपका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है आज की डेट में। ओके, फ्रॉम मीन्स यू कैन से 100 and 200 ईयर्स से जो पहले था, सो कितना चेंज हो चुका है। क्योंकि क्या है कि हमें पता है कि हम चीज़ें ऐसी कर रहे हैं दैट आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। ओके, बट दे आर नॉट मेकिंग एनी यू कैन से इम्पैक्ट इन इंस्टेंटेनियस वे। ओके, दे आर हैविंग द इम्पैक्ट बट दे आर हैविंग सम लॉन्ग टर्म वे। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन में मतलब इस तरह की डैमेज टू डीएनए एंड लंग कैंसर कर सकता है, सो दैट इज द थिंग वी नीड टू टेक केयर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट this lecture number 5. Okay, so basically we discuss about the smart material and nanomaterials. ओके, सो यहाँ तक हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल है वो कंप्लीट होता है इसी के साथ। और जो हमारा अगला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। लेक्चर नंबर 6 से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सो अब ये है कि देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स आपका खत्म हो गया, मटेरियल का इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, आपको ये पता चल गया कि बेसिकली जो जितने भी आपके आसपास मटेरियल्स हैं और जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो हमारे या तो मेटल्स हो सकते हैं, ओके, या फिर पॉलीमर्स हो सकते हैं, या फिर सिरामिक्स हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं। और ये 4 तो आपके बेसिक ग्रुप्स बोल सकते हो आप, है ना, बट इसके साथ साथ एडवांस मटेरियल को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो अब देखिए इसमें आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी इस टाइप के मटेरियल के ऊपर, या अभी तक जो भी लेक्चर हमारे हुए हैं लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक, सो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट इन द नेक्स्ट लेक्चर और in the coming lectures. Okay, so thanks for watching.